जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिकी की। मतलब इस अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह में घटित हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बन सकता है। आज हम इस सेशन के दौरान बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम की, जो हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी को याद करा दें कि यदि ये सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा कंटेंट परीक्षा के लिए अनुकूल है, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी इसे लगातार शेयर करते रहें। चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपने सेशन की और बात करते हैं सबसे पहले हाईलाइट्स की। राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले हाईलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दिनेश महेश्वरी हो सकते हैं विधि आयोग के अध्यक्ष। पूरे देश में इसी साल के अंत तक लागू हो जाएगा ANPR। विश्व के सबसे व्यस्त 10 एयरपोर्ट में से IGI को मिला 9वां स्थान। जस्टिस DR गवई होंगे देश के 52वें CJI। नगद लेन देन पर 2 लाख रुपए की सीमा को लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। 4 धाम ऑल वेदर रोड की सिलक्यारा सुरंग आर पार हुआ। उत्तरी सिक्किम के LAC पर सेना ने दिखाई अपनी ताकत। आर्मेक्स एक्सरसाइज को किया संपन्न। ऑपरेशन चक्र 5 के माध्यम से CBI ने किया कई सारे साइबर ठगों को गिरफ्तार। तमिलनाडु ने अपने केंद्र और राज्य के बीच में अच्छे संबंध के लिए स्थापित की कमेटी। लद्दाख के 3D प्रिंटिंग से बनाया गया विश्व का सबसे ऊंचा बंकर। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को के स्मृति कोष में हुआ दर्ज। 4 दशक बाद फिर से बनेगा इतिहास। अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा भारतीय और पहुंचेंगे यहां से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष। गिग वर्कर्स को पेंशन देने के लिए हर ट्रांजैक्शन बिल को 2% देने पर कंपनी हुई राजी। ICR के महानिदेशक बनेंगे मांगीलाल जाट। कश्मीर में 38 साल बाद हुआ फिल्म का प्रीमियर। ग्राउंड जीरो हुआ लॉन्च। विश्व लिवर दिवस पर PM मोदी ने किया स्वतंत्र भारत का आह्वान। वेब्स 2025 रचनाकार व खरीदारों के बीच में होगा एक वैश्विक मंच। अश्विनी वैष्णव का यह बयान। और तेलंगाना बना देश में अपने राज्य में SC के अंतर्गत सब कैटेगराइजेशन को लागू करने वाला पहला राज्य। साथ ही साथ रेलवे ने पहली बार खोला चलती हुई ट्रेन पे ATM। महाराष्ट्र के पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया लॉन्च। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में कर्नाटक रहा टॉप पे। तो आइए इन्हीं के साथ अब चलते हैं अपने इस न्यूज के विशेष सेशन में और चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। चलते हैं अपने पहले खबर की तरफ, जहां बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज महेश्वरी हो सकते हैं विधि आयोग। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस पूरे न्यूज को आप देखेंगे कि लगभग सभी न्यूज पेपर ने कवर किया है। द हिंदू ने भी इसे कवर किया है, दैनिक जागरण ने भी इसे कवर किया है। क्या है पूरा न्यूज पहले समझ लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दिनेश महेश्वरी विधि आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना इस सप्ताह जारी करने की उम्मीद है। और 23वें विधि आयोग का गठन पिछले साल 2 सितंबर को 3 साल के लिए किया गया था। तो आपको बता दें कि ये 23वां विधि आयोग होगा और इसका गठन पहले से ही 2 सितंबर 2024 को ही इसके लिए सरकार ने नोटिफाई कर दिया था। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, इस बात का इंतजार था और अब जो है वो कहा जा रहा है कि दिनेश महेश्वरी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीशों को इसके अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है, लेकिन आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो विधि आयोग को यह भी जांचने का काम सौंपा गया है कि क्या देश में समान नागरिक संहिता दैट इज UCC को लागू किया जा सकता है। जस्टिस महेश्वरी मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्होंने सितंबर 2004 में राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जुलाई 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहे हैं और फरवरी 2016 में मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने रहे हैं। तो ये तो पूरी की पूरी खबर है, जहां ये बात की जा रही है कि जो दिनेश महेश्वरी हैं वो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। दूसरा चीज जो सबसे बड़ा टास्क इनका होगा वो होगा UCC के लिए पूरे सुटेबिलिटी रिपोर्ट को यहाँ पे देना कि क्या UCC को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसके थोड़ी से पृष्ठभूमि पे हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि विधि आयोग होता क्या है। तो विधि आयोग मुख्य रूप से आप देखेंगे कि ऐसे विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए काम करता है। आवश्यकता अनुसार सरकार को सहयोग करने के लिए काम करता है। विधि संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकारें आवश्यकता अनुसार आयोग नियुक्त करती है, जिन्हें विधि आयोग कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे लॉ कमीशन कहते हैं। स्वतंत्र भारत में अब तक आप देखेंगे कि 22 विधि आयोग का गठन हो चुका है। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 तक था और न्यायमूर्ति बलवीर सिंह चौहान इसके अध्यक्ष थे। अभी 22वां जो विधि आयोग चल रहा है उसको ऋतुराज अवस्थी हैं उसके। और 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी। यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना, तो इसको आप 2 भागों में बांट सकते हैं, एक स्वतंत्रता से पहले और एक को स्वतंत्रता के बाद।
तो स्वतंत्रता के पहले आपको याद आ रहा होगा कि जब 1833 का चार्टर एक्ट आया था तो उसमें पहली बार विधि आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से स्वतंत्रता से पहले भारत में पहले विधि आयोग का गठन किया गया था, जो 1834 में बनकर तैयार हो गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप सबको याद आ रहा होगा, लॉर्ड मैकाले जो हैं इसके अध्यक्ष थे। ये वही लॉर्ड मैकाले हैं जिनकी अध्यक्षता में आप देखेंगे कि अंग्रेजी को मुख्य रूप से पूरे देश में अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया था पढ़ाई का। इसके अलावा अभी ये तो फर्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद यदि आप बात करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, तो आपको याद आ रहा होगा कि 5 अगस्त 1955 को स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम जो विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे उनका नाम क्या था, एम सीतलवाड़ जो है वो आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस फिगर में। तो एम सीतलवाड़ जो है उसके मुख्य, जिनका पूरा नाम क्या था, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, और इनके साथ इनके कितने सदस्य थे, 10 सदस्य भी थे। तो आपके परीक्षा पृष्ठभूमि से आपको बता दें कि स्वतंत्रता से पहले जो विधि आयोग बना था वो 1834 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम विधि आयोग जो लागू हुआ वो कब से हुआ, 1955 में लागू हुआ, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो MC सीतलवाड़ बने थे, जिनका पूरा नाम मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ है। और अभी 22वां विधि आयोग चल रहा है, जिस विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जो है इसके अध्यक्ष हैं। पूरे आप यदि देखेंगे आगे कि इनका जो गठन होता है मुख्य रूप से इनके लिए जो कार्यकाल होता है, जो अभी जो ये हुआ है इसका कार्यकाल मुख्य रूप से कितने वर्षों के लिए होगा, तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल रहने वाला है। 2 सितंबर 2024 को इसका गठन कर दिया गया था, और आगे जाकर आप देखेंगे कि 3 वर्ष तक ये पूरे के पूरे जो कार्यकाल तक काम करेंगे। इनका जो मुख्य काम होगा सरकार को विधि के मद्देनजर सहायता प्रदान करना, अपने विचारों को रखना, और खासकर इनके पास जो महत्वपूर्ण जो टास्क होगा वो UCC को लेकर एक महत्वपूर्ण टास्क होगा। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन भी चल रहा है, उसको लेकर भी ये लोग काम करेंगे। तो चलते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग पूरे के पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे। चलते हैं अपने दूसरे खबर की तरफ। पूरे देश में इसी साल के अंत तक लागू हो जाएगा ANPR। तो ANPR आप देखें, यहाँ पे देखिए AANPR है, AANPR। तो ये है क्या, तो इसके बारे में जान लें। तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम है ये। तो अभी आपको पता है कि पूरे देश में क्या है, फास्टैग लागू किया गया है, और फास्टैग को भी लगाया जा रहा है। तो अब फास्टैग से भी ऊपर उठते हुए सरकार ने एक और सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ANPR। ये ए नहीं है, ANPR है, जिसको ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए, मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी के अनुसार बैरियर फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम दैट इज ANPR को पूरे देश में इसी साल के अंत तक लागू किया जाएगा। मतलब 2025 के अंत तक ये लागू कर दिया जाएगा। तो अभी इसमें क्या चल रहा है, तो ये NPR क्या होगा कि आपका जो गाड़ी का नंबर प्लेट होता है उसको ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करने में सक्षम होगा, और ऑनलाइन ही आप जब कभी भी गाड़ी लेकर अपने जा रहे होंगे तो ये उस नंबर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, और वहाँ से जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या करेगा, आपका ये आपके चलान या जो भी टोल टैक्स होता है उसको ऑटोमेटिकली ही कलेक्ट कर लेगा। तो इस बात को बस याद रखें कि 2025 के आखिरी तक एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसको हम लोग ANPR कहते हैं। साथ ही साथ फास्टैग भी इसके साथ ही काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे व्यस्त 10 एयरपोर्टों में IGI 9वें स्थान पर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की वर्ष 2024 की रिपोर्ट आ गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार आप देखेंगे कि IGI जो कि हमारा इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और कहाँ पे है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, और ये पूरे विश्व में जो है वो सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट के मामले में 9वां स्थान इसने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रैंकिंग है इसका, ये इसने 9वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ से इस वर्ष वर्ष 2024 में 7.7 करोड़ यात्रियों का आवागमन इस एयरपोर्ट से हुआ है। तो लगातार यहाँ पे आप देखेंगे कि रैंकिंग में वृद्धि होता जा रहा है। 2023 में आप देखेंगे कि 10th पोजीशन पे था, 2021 में IGI को देखेंगे तो ये 13वें पोजीशन पे था, और 2019 में आप देखेंगे तो ये 17वें पोजीशन पे था, और अब चल रहा है 2024, और यहाँ पे जो है वो हम किस पोजीशन पे पहुँच गए हैं, 9th पोजीशन पे पहुँच गए हैं। तो पूरे विश्व में क्या है, इसका 9th पोजीशन है। और आपको याद करा दें कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के मामले में भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार भी है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो रैंकिंग के मामले में जो है यहाँ पे, और टॉप पे कौन रहा है, तो ये चांगी एयरपोर्ट रहा है, जो कहाँ का है। सबसे व्यस्तम के मामले में अटलांटा एयरपोर्ट है, जो कहाँ का है, USA का है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस BR गवई बनेंगे 52वें CGI। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये खबर है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि आपके परीक्षा का ये हिस्सा लगातार बनता रहेगा। तो अभी जो हमारे पास CGI हैं वो 51st मतलब 91 नंबर के जो है CGI अभी हमारे पास संजीव खन्ना जी हैं। जस्टिस CGI जो कौन है, जस्टिस संजीव खन्ना है अभी। और अब चूंकि जो रीत चली आ होती है कि अपना पदभार छोड़ने से पहले जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनका क्या किया जाता है,
डिक्लेरेशन किया जाता है और उससे मध्य आप देखेंगे कि नवंबर 2025 में जो गवाही का कार्यकाल है 6 महीने समाप्त हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उन्हें अगले सीजीआई के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश उन्होंने कर दी है। तो भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने औपचारिक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत विधि मंत्रालय को प्रस्ताव भेजते हुए बुधवार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आधिकारिक रूप से जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, तो इनका नाम देखिएगा वी आर गवई है, तो पूरा नाम जो इनका क्या है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, इस बात को आप याद रखेंगे। और ये हमारे देश के कौन से होंगे, 52 चीफ जस्टिस होंगे। तो अभी जो है जस्टिस संजीव खन्ना है, उनका जो कार्यकाल है वो 13 मई को आप देखेंगे कि समाप्त हो रहा है और 14 मई से जो है वो ये अपना कार्यकाल ग्रहण कर लेंगे। तो आपको बता दें कि जो सीजीआई का जो कार्यकाल होता है वो मुख्य रूप से कितने का होता है, तो 65 वर्ष का होता है। तो ये भी जब ले रहे हैं अपना पदभार ग्रहण करेंगे तो वहाँ से केवल 6 माह तक ही आप देखेंगे कि ये अपने पद पर रह पाएंगे। कारण ये है कि इनका भी उम्र अब हो चला है और 65 वर्ष होने में केवल 6 महीने ही अब बचे रहेंगे और यही कारण है कि अब जो है ये 65 वर्ष की सीमा पर ये भी जो है वो कार्यकाल इनका समाप्त हो जाएगा। तो 6 महीने का इनका कार्यकाल होगा। नवंबर 2025 में इनकी सेवानिवृत्ति भी हो जाएगी। और पिछले साल 11 नवंबर को 91वें चीफ जस्टिस के रूप में सीजीआई संजीव खन्ना ने क्या किया था, शपथ ग्रहण किया था। तो जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नति मिला हुआ था। इससे पहले यदि आप बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष है। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में इनका जन्म हुआ था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और गवई को 14 नवंबर 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में पदोन्नत किया गया था और 12 नवंबर 2005 को हाई कोर्ट में अस्थायी जज बने थे। तो ये अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसला का हिस्सा रह चुके हैं। जैसे इनको आप देखेंगे तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आप देखिए वन्य जीव और पेड़ों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया हुआ है। उसके साथ साथ ही 2023 में आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल नंबर 370 है उसके डिसीजन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 5 जज वाली एक खंडपीठ था जहाँ पे राजनीतिक फंडिंग को लेकर जो है चुनावी बॉन्ड जो था उसके अंतर्गत इनका प्रमुख योगदान था। और भी कई सारे ऐसे फैसले हैं जिनके अंदर जो है वो काफ़ी सारा इनका, और इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी आने वाला है जब ये पदभार ग्रहण करेंगे तो हो सकता है कि वक्फ बिल का होगा, इनके लिए यूसीसी जो है वो एक चैलेंज होगा। तो अभी आने वाले समय में कई सारे मुद्दे हैं जो इनके समक्ष आएंगे। तो इसी का जिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जो है वो उनके द्वारा पेशी कर दी गई है, नाम प्रस्तुत कर दिया गया है, ये एक रीत है। और सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने आप देखेंगे प्रोन्नति पाई थी, मतलब प्रमोशन हुआ था इनका। 23 नवंबर 2025 को ये भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, मतलब ये कार्यकाल पे 6 महीने तक ही रहेंगे। जन्म इनका महाराष्ट्र अमरावती में है। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जो कि बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और एक प्रसिद्ध दलित नेता भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीजीआई के नियुक्ति के संबंध में आप जरा देख लें कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय निम्नलिखित व्यक्तियों से परामर्श करना आवश्यक है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई हैं, साथ ही साथ राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनसे परामर्श की जरूरत होती है। आमतौर पर भारत में निर्वतम मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो अभी चल रहे हैं, अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का नाम जो है अनुशंसा करते हैं। सेकंड जज केस में आप देखेंगे कि ये तय होता है। न्यायाधीश के रूप में सेवा की अवधि के आधार पर वरिष्ठता तय की जाती है और परामर्श और अनुशंसा पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लेते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले खबर से चलते हैं। नगद लेन देन के ऊपर 2 लाख की सीमा को लागू कर दिया गया है। तो अभी आपको यदि याद आ रहा होगा तो वित्त अधिनियम 2017, इस वित्त अधिनियम 2017 का रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का सख्त निर्देश दिया है कि अब मैक्सिमम जो कैश में लेन देन हो सकता है वो कितना हो सकता है, ₹2 लाख का ही लेन देन हो सकता है कैश में, मतलब नगद में। इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई भी लेन देन होता है तो वो ऑनलाइन ही लेन देन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने इस बात का सख्त निर्देश दिया, राज्यों को सख्त निर्देश दिया है और केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है कि किसी भी कंडीशन में क्या होगा, 2 लाख रुपये से ज़्यादा का समय जो है सीमा वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नगद लेन देन पर 2 लाख रुपये की सीमा लागू करने के लिए निर्देश जारी करते कहा है कि अगर कोई कानून है तो उसे लागू किया जाना चाहिए। चूंकि ये कानून पहले से ही पास हो गया है, कोर्ट ने वित्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के असंतोषजनक क्रियावरण पर चिंता व्यक्त की है और नगद लेन देन की सीमा में 2 लाख रुपये तक सीमित किया है उनको। 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि उन्होंने जिस चीज़ का हवाला दिया है वो वित्त अधिनियम कौन सा है, जो कि 1 अप्रैल 2017 से ही ये लागू है, जिसको सरकार अभी जो है वो नहीं ध्यान दे रही थी। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आयकर अधिनियम की धारा 269 AST का उल्लंघन यदि इससे ज़्यादा होता है तो क्या माना जाएगा, अधिक जो आयकर अधिनियम है 269 AST का ये उल्लंघन माना जाएगा और उसके लिए क्या होगा, सजा का प्रावधान है। वो एक केस था जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस R महादेवन की एक पीठ एक संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जहां पे 10 अप्रैल 2018 को अग्रिम भुगतान के रूप में 75 लाख रुपए नगद दिए गए थे। जबकि ये नियम कब से लागू था, 2017 1 अप्रैल 2017 से ये नियम लागू है, जबकि 75 लाख रुपए आप देखेंगे यहाँ पे नगद दिया गया था। तो कुल मिला के पूरी तरीके से अब इस नियम को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड का सिलकेरा सुरंग
आर पार हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि सिलक्यारा सुरंग जो है पिछले साल 2023 में आपको याद आ रहा होगा कि 12 नवंबर 2023 का वो दिन याद आ रहा होगा जब इस सिलक्यारा सुरंग के अंतर्गत 41 जो है वो श्रमिक फंस गए थे, जब यहाँ पे भूस्खलन हुआ था। और भूस्खलन के दौरान ही यहाँ पे पूरे इस टनल के अंदर आप देखेंगे कि 41 जो श्रमिक हैं वो फंस गए थे और उन्हें कुल मिला के 17 दिन के रेस्क्यू, 17 दिनों का एक मैराथन रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसके बाद इन लोगों को निकाला गया था। तो ये पूरा का पूरा जो है वो आप देखेंगे कि उत्तराखंड का जो 4 यात्रा है उसको सुलभ बनाने के लिए और वहाँ पे ऑल वेदर रोड बनाने के लिए ये एक टनल पे काम चल रहा था। तो 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना ने सिलक्यारा सुरंग के ब्रेक थ्रू के रूप में महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। 82 माह में तमाम चुनौतियों से पार करते हुए सुरंग की खुदाई का काम बुधवार को आखिरकार पूरा कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बटन दबाकर ब्लास्ट से सुरंग आर पार हुई है और वहां मौजूद हर कोई जो है खुशी से झूम गया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सिलक्यारा सुरंग है वो अब बनकर कंप्लीट हो गया। कहाँ पे है ये सुरंग? तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 1384 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट था। 4.53 किलोमीटर ये पूरा का पूरा सिलक्यारा पोलगांव, जिसको बड़गोट के नाम से जानते हैं, निर्माण कार्य जुलाई 2018 में शुरू हुआ था। इस बात को भी याद रखेंगे। और राज्य की सबसे लंबी इस सड़क सुरंग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के दिशा निर्देश पर नवयुग कंपनी के द्वारा पूरा किया गया है। तो इस बात को देखें कि क्या है सिलक्यारा सुरंग को आप देख लेंगे तो एक तो ये 82 माह में पूरा काम पूरा हुआ है। 4.53 किलोमीटर ये पूरा का पूरा लंबा सुरंग है। और ये कौन सा प्रोजेक्ट है? तो 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत इसको पूरा का पूरा जो है वो काम पूरा किया गया है। साथ ही साथ एक और न्यूज है यहाँ पे कि देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का जो है खुदाई पूरी हो गया है। कहाँ से कहाँ तक है? तो अब ऋषिकेश से आप सीधा ही कर्णप्रयाग अब जा पाएंगे ट्रेन के माध्यम से। तो अभी इसका जो है पूरा का पूरा ये खुदाई जो है वो पूरा कर लिया गया है और 14.57 किलोमीटर ये लंबा सुरंग है। तो अभी तक का ये सबसे बड़ा रेल सुरंग है जो 14.57 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ को जोड़ेगा? तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग को जोड़ेगा। और इसके लिए आप देखेंगे कि प्रति माह 413 मीटर की खुदाई की गई है और ये भारत में सबसे तेज काम है। मतलब इससे पहले आप देखेंगे जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ स्पेन में हुआ है, जहाँ पे बोरिंग प्रति माह 423 मीटर की दर से हुआ है। तो कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे यहाँ पे कि पूरे देश में आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निर्माण है वो टॉप पे चल रहा है और लगातार देश में आप देखेंगे कि रेल ब्रिज ये सारे के सारे चीज़ का निर्माण कर रहा है। और खासकर जो नॉर्थ इंडिया है, मतलब जो पहाड़ी हमारा है, उसको पूरी तरीके से रेलवे मार्ग से जोड़ने का काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो ये आप मैप पे देख सकते हैं, ये उत्तराखंड का मैप है और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्थित है कौन सा? ये सिलक्यारा सुरंग है। तो ये जो 4 धाम का पूरा ये परियोजना है आप देख रहे हैं यहाँ पे यमुनोत्री देख लीजिए, ये गंगोत्री आप देख लीजिए, यहाँ पे केदारनाथ देख लीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं बद्रीनाथ है। तो यही हमारे जो वो 4 धाम हैं, जिस 4 धाम को जोड़ने के लिए पूरा का पूरा जो है परियोजना चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऋषिकेश, तो ऋषिकेश से आप देखेंगे कर्णप्रयाग के लिए पूरा का पूरा जो रेलवे लाइन है वो जो है वो पूरा कर लिया गया है। साथ ही साथ ये वाला जो आप रोड देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यमुनोत्री, यहीं पे स्थित है आपका कौन सा? सिलक्यारा टनल, जिसके ऊपर काम चल रहा था। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये रहा आपका ये सिलक्यारा पोर्टल जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और ये जो है वो बारकोड पोर्टल इसी के बीच में, और ये जो है यमुनोत्री का रोड है जिसको ये जोड़ रहा है। कुल मिलाकर लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा जो है ये कौन सा है? ये आप देखेंगे टनल है। आगे देखते हैं। उत्तरी सिक्किम में एलएसी पर सेना ने अपनी ताकत दिखाई है। तो आप जो उत्तरी सिक्किम है, सिक्किम वाला जो मतलब हिमालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पे आर्मी के द्वारा आप देखेंगे कि कौन सा है कि एक्सरसाइज आर्मेक्स 24 को कंप्लीट किया गया है। उत्तरी सिक्किम में आप देखेंगे कि नियंत्रण रेखा के पास एलएसी के पास कौन सा एक्सरसाइज किया गया है? तो आर्मेक्स 24 को कंप्लीट किया गया है। और खासकर पूरे ठंडे युद्ध स्तर में किस तरीके से सेना को आप देखेंगे कि सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का, उसके लिए एक पूरी तरीके से पूर्वाभ्यास था। 22 मार्च से इसको शुरू किया गया था। 28 दिन तक ये पूरा का पूरा जो है आप देखेंगे कि एक्सरसाइज चला है और इसके अंतर्गत 146 किलोमीटर की दूरी जो है वो सैनिकों ने तय किया हुआ है। और इस बात को आप याद रखेंगे। 20 जो है कुल मिला के जवानों को सिलेक्ट किया गया था पूरी टीम में और इन्होंने इस पूरी एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। और 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई के ऊपर ये एक्सरसाइज को किया गया है। तो बस नाम याद रखेंगे यहाँ से। नाम क्या है? आर्मेक्स 24। कहाँ पे किया गया है? तो आर्मेक्स 24 के तहत 22 मार्च से सैनिकों का अभियान चल रहा था। 28 दिनों का ये कंप्लीट एक्सरसाइज था। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में 3D प्रिंटिंग से बनाया गया है विश्व का सबसे ऊंचा बंकर। 11,000 की फीट पर रिकॉर्ड लेवल पर 5 दिनों में तैयार किया गया है बंकर। तो आपको पता है कि सेना के लिए जो है वो जो बंकर है, खासकर जब बॉम्बिंग होता है और जब सेलिंग होता है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पनाह रहता है वो कौन सा होता है? बंकर होता है, जो ज़मीन के नीचे बनाया जाता है। और खासकर लद्दाख जैसे क्षेत्रों में जहाँ पे चीन से बहुत ही बड़ा थ्रेट है, तो वैसे जगहों पे बंकर और अस्थायी बंकर बना पाना बड़ा ही मुश्किल था। और इसके लिए यहाँ पे जिम्मा उठाया किसने? IIT के हैदराबाद के विद्यार्थियों ने यहाँ पे जिम्मा उठाया था और उन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रबल चलाया है। उनके माध्यम से आप देखेंगे एक प्रोजेक्ट प्रबल के माध्यम से इस पूरे के पूरे आप 3D जो है बंकर को बनाकर तैयार कर दिया गया है। और प्रोजेक्ट जो प्रबल है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि कंपनी है, जिस कंपनी का नाम क्या है? डीप टेक कंपनी है। इस बात को आप याद रखेंगे, डीप टेक कंपनी है। और जिसके अंदर आप देखेंगे सिंजली फोर्ज के द्वारा आप देख लें यहाँ पे,
तो डीप टेक कंपनी जिसपे सिंपली फोर्ज ने हिमालय के पर्वतमाला में दुनिया की सबसे ऊंची ऑन साइट 3D प्रिंटिंग रचना वाली मिल जो है वो बनाकर इन्होंने तैयार कर दिया गया है, और इसको PhD जो छात्र हैं जिसका नाम है अरुण कृष्ण, इन्होंने इसका नेतृत्व किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि 11,000 फीट पे इतनी ऊंचाई पे लद्दाख में 3D प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि एक बना बनाया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, और उसके माध्यम से आप देखेंगे केवल 14 घंटे के अंदर इस पूरे बंकर को बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो सेना के लिए आप देखेंगे IIT हैदराबाद का ये सहयोग था, और जो प्रोजेक्ट प्रबल है उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र में यूनेस्को के स्मृति कोष में दर्ज हुआ है। तो भारत के लिए काफ़ी ये प्राउड मोमेंट है। भारत के प्रमुख जो ऐतिहासिक धरोहर हैं हमारे, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र जो हैं उसको यूनेस्को के स्मृति कोष में क्या कर दिया गया है, अब शामिल कर दिया गया है। तो इसको लगभग सभी आप देखेंगे कि सभी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें यहाँ पे कि अभी तक आप देखेंगे हाल फिलहाल में जो अभी 21 आधार पे किया गया है, तो विश्व धरोहर दिवस था, इस बात को आप याद रखेंगे। विश्व धरोहर जो दिवस था उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे क्या किया गया था, जो मीटिंग चली थी उसके अंतर्गत 74 पांडुलिपियों को यूनेस्को में स्थान मिला है, और इसी में आप देखेंगे भारत के भी 2 नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को इसके अंतर्गत स्थान दिया गया है। इसके बारे में आपको जान लें कि ये जो एक रजिस्टर है, जिस रजिस्टर को हम लोग कहते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 1992, इसी में इन सभी को दर्ज किया जाता है। पूरी दुनिया के ऐसे जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उसको इसमें क्या किया जाता है, जगह दिया जाता है, और इनका उद्देश्य होता है कि ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को क्या है संरक्षित करना और उसे प्रचारित करना और अपने गाथा को यहाँ पे सुरक्षित रखना। तो इस रजिस्टर में 72 देश और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े शोध और उपलब्धियों सहित 570 पांडुलिपियों को पहले ही जगह दी जा चुकी है, और यूनेस्को ने 74 पांडुलिपियों को विश्व धरोहर दिवस के दिन मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया गया है। इस रजिस्टर में ऋग्वेद जैसे और भी जो ग्रंथ हैं हमारे पहले से ही शामिल हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले आप देखेंगे एग्जामिनेशन में ये हिस्सा बनता रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा करता है उसके अंदर भारत के कितने साइट शामिल हैं, तो याद रखिएगा 43 साइट शामिल है, जिसमें 35 जो है वो कल्चरल हैं, 7 जो है आपके मूर्त, और एक कौन सा है वो आपका मिक्स है। अभी हाल फिलहाल में मोइदम को आप देखेंगे कि अमूल धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। और श्रीमद् भगवत गीता आपको पता है कि महाभारत के भीष्म पर्व में शामिल हिंदुओं के इस पवित्र ग्रंथ में 18 अध्याय हैं, जिसमें 700 से ज़्यादा क्या हैं, श्लोक हैं। और इसमें क्या किया गया है, तो श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है उसका पूरा का पूरा ये खाका है। और किसके द्वारा आप याद लिखा गया है, इसको यदि आप जान रहे हैं या कुछ होगा तो आप देख रहे हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में देखें कि भगवत गीता किसके द्वारा रचित है। इसके अलावा आप देखेंगे नाट्य शास्त्र जो है उसको जगह दिया है, ये भरत मुनि के द्वारा आप देखेंगे रचित है, और यह एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भारतीय कलाओं का मूल ग्रंथ माना जाता है, और इसके अंतर्गत से ही आप देखेंगे कि नाटक, मंचन, अभिनय, रस भाव, इन सारी चीज़ों को लिया गया है। तो ये 2 जो है वो हमारे शामिल कर लिए गए हैं यूनेस्को। आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर से कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 दशक बाद फिर बनेगा इतिहास, अंतरिक्ष की उड़ान भरेगा भारतीय। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में अभी एक एक्सियम 4 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। एक्सियम जो 4 मिशन है, और ये एक्सियम 4 मिशन आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री अभी भारतीय वायुसेना से एक ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, जिनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट, इसके पहले 4 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, और उसमें भी शुभांशु शुक्ला जो है वो एक अकेला को फाइनली 4 में से भी एक को सिलेक्ट किया गया है, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे ISS अभी जाएंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी जाने वाले हैं। और वो किस मिशन के लिए जाएंगे, तो एक्सियम मिशन 4 के अंतर्गत जो है इनकी ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है, और वो एक्सियम 4 मिशन के माध्यम से कहाँ जाने वाले हैं, अब ISS जाने वाले हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। और ये इससे पहले 1984 में वायुसेना से ही राकेश शर्मा थे, जो इससे पहले USSR के माध्यम से, उस समय का USSR जो आज का रूस है, उनके द्वारा सोयुज अंतरिक्ष यान से ये अंतरिक्ष में गए हुए थे, और राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और उसके बाद आप देखेंगे, इसलिए कहा गया है कि 4 दशक के बाद, लगभग 40 वर्षों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ से अब भारत से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो ISS जाने के लिए तैयार हैं। तो आपको पता है कि ये आने वाले समय में गगनयान का भी हिस्सा ये होंगे, और भारत जो है अपना 2035 तक क्या कर रहा है, अपना भारत स्पेस मिशन या भारत स्पेस स्टेशन बनाने की आकांक्षा रखता है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो दिया जा रहा है। तो नासा के सहयोग से आप देखेंगे एक्सियम 4 मिशन को क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जाएगा, और जल्द ही इसकी क्या होगी, अब लॉन्चिंग होने वाली है। इसके अलावा ये आपको सामने दिख रहे हैं वी नारायणन जो है वो इसरो के अभी क्या है, नए अध्यक्ष बने हैं। और इसरो का जो स्थापना कब का है ये बता दीजिए, तो 15 अगस्त 1969 में क्या हुआ था, इसरो का स्थापना हुआ था। और अभी PSLV C61 से तो इन्होंने यहाँ पे जानकारी प्रस्तुत की है कि आने वाले समय में वो कौन कौन से मिशन होंगे जिसको लॉन्च किया जाएगा अभी लगातार। तो उन्होंने बताया है कि इसरो से EUS-9 मिशन, जो कि हमारा बेसिकली सैटेलाइट मिशन होगा, इसको PSLV C61 से लॉन्च किया जाएगा, जो सी बैंड और सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है। उसके बाद आप देखेंगे कि अभी उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि जून महीने में GSLV Mark 2 के माध्यम से नासा के साथ संयुक्त रूप से निसार, जो प्रसिद्ध हमारा निसार सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया जाएगा। नासा और इसरो का ये जॉइंट वेंचर है।
उसके बाद आप देखेंगे LBM-3 रॉकेट का प्रयोग करके अमेरिका में स्थित AST स्पेस मोबाइल इंक के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये कुल मिला के पूरी की पूरी खबर है जो आपको निकल कर आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग जो यहाँ पे होने वाला है, किसका लॉन्चिंग होगा, वो निसार का लॉन्चिंग होगा, जिसके लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्द ही आपको भारत की तरफ से 4 दशकों के बाद अंतरिक्ष में उड़ने जाने वाले जो हैं वो आपके अब पहले व्यक्ति हो जाएंगे जो ISS जा रहे हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके पहले गए थे तो अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा, लेकिन अब ये ISS जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। गिग वर्कर्स को पेंशन के लिए हर ट्रांजैक्शन बिल को 2% देने पर कंपनी तैयार हो जाएगी। तो गिग वर्कर्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें। तो गिग वर्कर्स वैसे वर्कर्स होते हैं जो बेसिकली असंगठित रूप से काम करते हैं। जो भी आप अपने यहाँ मोबाइल ऐप के माध्यम से, जो भी आप जैसे डिलीवरी बॉय आपके पास आते हैं, चाहे वो ओला का ड्राइवर हो, चाहे वो उबर का ड्राइवर हो, या आपका डिलीवरी बॉय हो, ये सारे क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके लिए वर्क जितना काम करते हैं उतना का ये लोग क्या कहते हैं, ये पैसा लेते हैं। तो ये मोबाइल ऐप के माध्यम से जो भी कैब चलाते हैं उन सभी के द्वारा आप देखते हैं कि ये सारे के सारे लोग को आप क्या करते हैं, और इन्हें काम के बदले भुगतान, इनको बेसिकली क्या है, काम के बदले भुगतान के बेसिकली फंडामेंटल के सिद्धांत पे ये लोग काम करते हैं। मतलब जितना काम करेंगे उतना इनको पैसा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि पूरे देश में इनकी संख्या लगातार क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। और आज के डेट में जो आप देखेंगे संख्या इनकी कितनी है, लगभग 1 करोड़ के आसपास इनकी पूरी की पूरी संख्या है। बावजूद इनके पास किसी भी तरह का सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और सामाजिक सुरक्षा नहीं होने के कारण ना तो इनके पास किसी तरह का कोई पेंशन है, ना ही इनके पेमेंट का ठिकाना है, आज यहाँ है कल इनको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सरकार अब एक पहल करने जा रही है। बजट 2025 के अंतर्गत भी आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया था। और इसके अलावा इससे पहले भी आप देखेंगे कि तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे आप देखें, राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक इसको लेकर ऑलरेडी बिल बना चुके हैं जो इनके सामाजिक सुरक्षा को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो इनके पेंशन को लेकर सरकार EPFO के माध्यम से एक प्रपोजल लेकर आ रही है जहां पे इनके प्रत्येक भुगतान के ऊपर 2% किसको देना पड़ेगा, एग्रीगेटर्स को देना पड़ेगा, मतलब कंपनी को देना पड़ेगा। और ये पैसा इनके लिए कहाँ जाएगा, पेंशन के लिए सुरक्षित किया जाएगा। ये प्रपोजल है और ये श्रम मंत्रालय को भेज दिया गया है। आने वाले समय में इसका जब अपडेट आएगा तो और भी इसके ऊपर कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ICAR के महानिदेशक बने हैं मांगी लाल जाट। तो मांगी लाल जाट जो हैं वो क्या बन गए हैं, ICAR के हैं वो महानिदेशक बन गए हैं। तो ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये भारत में मुख्य रूप से जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो रिसर्च होते हैं उनके लिए ये काम करता है। स्थापना स्वतंत्रता से पहले इसका हुआ था, 16 जुलाई 1929 को इसका स्थापना हुआ था। 95 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। और इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। तो डॉक्टर मांगी लाल जाट जो विशेषतः कहाँ से हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। ये एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं। तो इनका क्या बनाया गया है, ICAR का मुख्य रूप से अध्यक्ष बना गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ICAR को लेकर कब इसका स्थापना हुआ था, और 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो 3 वर्ष का जो है इनका कार्यकाल होगा। इसको भी आप याद रखेंगे। कश्मीर में 38 साल के बाद फिल्म का प्रीमियर लॉन्च हुआ। तो आपको पता है कि कश्मीर में जिस तरीके से अस्थिरता थी, टेररिस्ट का आतंक था, उसके कारण अब यहाँ से एक समय होता था जब कश्मीर में लगातार फिल्मों की शूटिंग चला करती थी, लेकिन अब वो सब बंद हो चुका है। लेकिन एक लंबे समय के बाद 38 साल के बाद वापस से फिल्मों का यहाँ पे फिल्म अब बनना शुरू हुआ है। और एक फिल्म है जिसका नाम क्या है, ग्राउंड जीरो। तो कश्मीर में 38 वर्ष बाद किसी फिल्म के प्रीमियर लॉन्च किया गया है यहाँ पे। और फिल्म ग्राउंड जीरो संसद हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी जैसे मोहम्मद के कमांडर गाजी बाबा को मार गिराने का पूरा कहानी है। और इसका प्रीमियर यहाँ से लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है वो अब श्रीनगर में वापस से लौट कर आएँ और फिल्मों के ऊपर काम करें, ताकि इस एरिया का क्या हो, विकास हो। और जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे यहाँ से टेररिज्म जो है वो समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व लीवर दिवस पे PM मोदी ने स्वस्थ भारत का आह्वान किया है। तो अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि 19 अप्रैल को क्या मनाया गया है, विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। और विश्व लीवर दिवस को 1996 से मनाया जा रहा है। इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थीम आपको याद रखना चाहिए कि 2025 का जो थीम है वो कौन है, भोजन ही दवा है, दैट इज फूड इज मेडिसिन। तो अपने पूरे के पूरे आप देखेंगे भाषण के दौरान या अपने एड्रेस के दौरान प्रधानमंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को जागरूक किया है कि हम सभी को अपने लीवर के प्रति और उसके स्वास्थ्य के प्रति क्या करना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो याद रखेंगे 19 अप्रैल क्या है, वर्ल्ड लिवर डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। अगले न्यूज पे चलते हैं। वेब्स 2025 रचनाकारों और खरीदारों के बीच में एक वैश्विक मंच है। तो आप केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं वो मेटी आप इसको कहते हैं। तो अभी कौन है, अश्वनी वैष्णव हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और चूंकि ये अपने तरह का ये पहला प्लेटफॉर्म है, इस बात को आप याद रखेंगे, अपने तरह का ये पहला प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है। और इसका पहला समिट जो है वो होने वाला है, कब होने वाला है, 1 मई से लेकर 4 मई के बीच में इसका पहला समिट होने वाला है। और ये वैश्विक स्तर पर होने वाला है। वेब्स नाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। इस बात को आप याद रखेंगे, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। और इसका जो थीम रहेगा, कम सेल विथ अस।
कम सेल विथ अस, ये इसका थीम रहेगा। और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि सरकार क्या कर रही है, कैसा प्लेटफॉर्म लेकर आ रही है। खुद प्रधानमंत्री इसको एड्रेस कर रहे थे और 1 मई से 4 मई के बीच में ये होने वाला है। कहाँ पे इसको एड्रेस किया गया है, तो ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री ने इसको खुद एड्रेस किया है। और जो पूरा का पूरा यहाँ जो थीम था इनका वो था क्रिएट इन इंडिया एंड क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। तो जितने भी फिल्म रचनाकार हैं, थिएटर्स में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पे इसको पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए या जितने भी म्यूजिकल हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप देखेंगे कि परचेज सेल जैसा, और यहाँ पे क्रिएटर्स बनाने की बात की जाएगी। तो 1 से 4 मई के बीच में इसका समिट है और जो थीम आप देखेंगे क्या है, क्रिएट इन इंडिया क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना बिकम फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अभी हाल फिलहाल में यदि आपको याद आ रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि जो पूरा का पूरा हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है, जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है, उसको वापस से सब कैटेगराइज करने की जरूरत है। मतलब ये मुद्दा था कि सुप्रीम जो भी हमारा शेड्यूल कास्ट है, उस शेड्यूल कास्ट के अंदर आज के डेट में सभी को नहीं मिल रहा है, सभी को जो जरूरतमंद लोग हैं उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो जरूरत आ पड़ा है कि अब फिर से क्या किया जाए, उसको रीएनालाइज किया जाए और उसके अंतर्गत ऐसे वर्ग को टारगेट किया जाए जो मुख्य रूप से अब वंचित रह गए हैं। तो इसी निर्देश का पालन करते हुए अब तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जिसने शेड्यूल कास्ट का क्या कर दिया गया है, सब क्लासिफिकेशन उसका किया है। और सब क्लासिफिकेशन करते हुए इन्होंने क्या किया है कि पूरे इस ग्रुप को आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। आपको पता है कि इसके अंदर जो रिजर्वेशन होता है कितना % का होता है, जो शेड्यूल कास्ट है उसको 15% का रिजर्वेशन होता है। इसके अंतर्गत ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 जो है इन्होंने रखा है। जो पूरे अभी इनके यहाँ तेलंगाना में जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं, इन शेड्यूल कास्ट को मुख्य रूप से 3 भागों में इन्होंने बांट दिया है, उसका उप वर्गीकरण किया है। और ग्रुप 1 को कितना % रिजर्वेशन दिया गया है, 1%, ग्रुप 2 को 9% और ग्रुप 3 को कितना दिया गया है, 5% जो है वो रिजर्वेशन देने का यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल ग्रुप 1 को यहाँ पे देखिए कि प्रोवाइड देम विद 1% रिजर्वेशन, एंड ग्रुप 2 को आप देखेंगे यहाँ पे 9% रिजर्वेशन, एंड ग्रुप 3 को आप देखेंगे 5% रिजर्वेशन। तो संभव है कि आने वाले समय में और भी राज्यों में भी इस तरह के रिजर्वेशन को लागू किया जा सकता है, सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था और सीबीआई इसके माध्यम से क्या कर रही है, तो जितने भी डिजिटल अरेस्ट वाला ये मुद्दा है, डिजिटल अरेस्ट जो आजकल झूठ या फ्रॉड करके जो भी लोगों से पैसे जो है वो ठग लिए जा रहे हैं, या जो साइबर क्राइम है एक तरीके से, उनको लेकर ऑपरेशन चक्र जो है वो सीबीआई ने लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन चक्र 5 है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे कि सीबीआई ऐसे ठगों के ऊपर नकेल कस रही है और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसके अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन चक्र क्या है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसको लेकर आप देखेंगे, ऑपरेशन चक्र को लेकर पूरी की पूरी ये कहानी है। एक जज को लेकर अभी डाटा लॉन्च हुआ है और बताया गया है कि ये द हिंदू टीम के द्वारा प्रकाशित किया गया है कि हमारे देश में आप देखेंगे कि 1 मिलियन लोगों के ऊपर कितना है, 15 जज हैं, केवल 15 जज हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे जो मामले हैं वो लंबित हैं, जबकि होना कितना चाहिए, कमीशन जो है लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 1 मिलियन के ऊपर 50 जजों की आवश्यकता है और इसका 1/3 भी हमारे पास नहीं है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ इतने सारे पेंडिंग केस जो है वो देखने को मिलते हैं। विल सी इफ फेडरलेशन नीड मोर ट्रांसपेरेंसी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि तमिलनाडु को लेकर जो है वो तमिलनाडु का केंद्र और राज्य संबंध को लेकर काफ़ी सारा विवाद चल रहा है और इसको लेकर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वहाँ पे जो राज्यपाल थे रवि को लेकर उनके ऊपर काफ़ी, और अंततः आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि अब राज्यपाल जो है वो वीटो का इस्तेमाल, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मैक्सिमम 3 महीने के अंदर क्या करेंगे, वो विधेयक के ऊपर अपना डिसीजन देंगे। तो इसी बिगड़ते हुए संबंध को लेकर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, जो स्टालिन हैं, उन्होंने एक समिति को सेटअप किया है और वो कौन होगा, उसका नाम होगा जो जस्टिस कुरियन जोसेफ, जो कि रिटायर हो चुके हैं। तो इनके अध्यक्षता में तमिलनाडु के द्वारा एक समिति सेटअप की गई है जिसका नाम है जस्टिस कुरियन जोसेफ या कुरियन समिति के नाम से, जो मुख्य रूप से केंद्र राज्य संबंधों के लिए क्या करेगा, वो जांच करेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यदि आप पॉलिटी की बात करें तो कहाँ आपको मिलेगा, आर्टिकल संविधान के भाग 11 में आप देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 255 से लेकर 263 के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो केंद्र राज्य संबंध का जिक्र किया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आयोग को भी आप याद कर सकते हैं, राज मन्नार आयोग, जो कि कब का है, 1969 का है, जहां केंद्र राज्य को लेकर कई सारे जो है वो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। आगे देखते हैं। इन ए फर्स्ट रेलवे कंडक्ट्स ट्रायल ऑन एटीएम ऑन मूविंग ट्रेन। तो देश में पहली बार इस तरह का ट्रायल किया गया है कि चलती ट्रेन के ऊपर क्या किया गया है, एटीएम को इंस्टॉल किया गया है। और इस तरह का काम किसने किया है, तो ये पहली बार महाराष्ट्र में इस तरह का काम किया गया है रेलवे के माध्यम से। एक पंचवटी एक्सप्रेस है, पंचवटी एक्सप्रेस आप देखेंगे महाराष्ट्र, तो पंचवटी एक्सप्रेस के ऊपर आप देखेंगे कि जिसको हम लोग एटीएम ऑन व्हील भी कहा गया है। तो इसको पहली बार याद रखेंगे, पंचवटी एक्सप्रेस के ऊपर, और जहाँ पे 2016 पैसेंजर के साथ इसी कैपेसिटी है, 22 कोचेज़ थे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इस एटीएम को इंस्टॉल किया गया है। कितना सफल रहता है ये समय बताएगा। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है, इस बात को आप याद रखेंगे।
अगले न्यूज में आप देखें, भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। तो इस बात को याद रखेंगे कि भारत का जो पहला डिजिटल साक्षर राज्य है केरल है। हालांकि इसको लेकर ऑलरेडी पहले से ही न्यूज चला है, लेकिन अब डिक्लेरेशन आ गया है कि भारत का पहला जो डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है कौन हो गया है? केरल हो गया है। और इसके पहले भी आप देखेंगे केरल का पुल्लम पारा जो पंचायत है वो भारत का 100% डिजिटल साक्षर पंचायत भी बना हुआ था। आखिरी में चलते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा टाटा ट्रस्ट के द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी किया गया है 2025। और इसके बारे में आप देखेंगे कि कौन टॉप पे रहा है। ये इसका चौथा संस्करण है, इस बात को आप याद रखेंगे। जारीकर्ता कौन है? टाटा ट्रस्ट है। और विभिन्न नागरिक समाज संगठन और डेटा भागीदार में ये सहयोग करता है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट है। इसमें आप देखेंगे कि बड़े राज्यों के माध्यम में टॉप पे रहा है कौन? कर्नाटक रहा है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रहा है आंध्र प्रदेश, तीसरे पे रहा है तेलंगाना। और टॉप 3 जो स्टेट है जहां न्याय को लेकर, जुडिशियरी को लेकर आप देखेंगे कि अच्छे जो है वो परिणाम है यहाँ पे। और सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस हो किसका है? कर्नाटक है, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वहीं आप देखेंगे निचले पायदान पे कौन रहा है? तो सबसे लोअर पायदान पे रहा है वेस्ट बंगाल, जहां न्याय की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। दूसरे नंबर पे, नीचे से दूसरे नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे रहा है आपका उत्तराखंड। छोटे राज्यों में देखेंगे तो सबसे टॉप पे रहा है सिक्किम। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये 3 रिपोर्ट है जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम लोग अपने इस सेशन को देते हैं विराम। यहाँ पे इस वीक का जो नेशनल इवेंट है, नेशनल जो घटनाक्रम था वो होता है समाप्त। मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में, जहाँ इस वीक के इंटरनेशनल सेशंस और अन्य भी खबरों की हम चर्चा करेंगे। तो सेशन आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो एक बार फिर से मैं याद करा दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काफ़ी मेहनत होता है इन सारे न्यूज़ कंपाइलेशन को, और आपका जो ये स्नेह है और जो सब्सक्रिप्शन है ये हम लोग को और भी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। सेशन बेहतर लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। चलिए सेशन को यहीं करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। दिस इज प्रभात।